नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम वॉर और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। राजधानी की सबसे बड़ी मंडी कही जाने वाली आजादपुर मंडी इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गुट की मुखबरी के शक में दूसरे गुट के आरोपी ने युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। दरअसल बीते शुक्रवार देर रात फल की बोरी रखने को लेकर दो मजदूरों में विवाद हो गया और ये विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि उस दौरान एक मजदूर ने दूसरे की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद मौके पर मौजूद भीड़ ने आरोपी की जमकर पिटाई भी कर दी और सूचना पुलिस पर पहुंची तो पुलिस ने घायल आरोपी को भीड़ के चंगुल से बचाकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। मिली जानकारी के अनुसार नाजिम, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी, वह परिवार के साथ आजादपुर सब्जी मंडी इलाके में रहता था। वह 12वीं कक्षा का छात्र विद्यार्थी था। पिता की दुकान पर वह काम कर उनका हाथ बटाता था। बीते गुरुवार की रात जिन दोस्तों के साथ वह मौजूद था, उनका नाम ऋषि, वाजिद, जैद, वसीम, अमान, भूरा, सूजल और अरबाज के साथ मलकानगंज स्थित अपने प्लॉट पर पार्टी कर रहा था और इसी दौरान सूजल और भूरे ने नाजिम पर अपने गुट की मुखबरी लिख दी। इसके बाद आरोप लगाते हुए झगड़ा शुरू हो गया, जिन्होंने अमन को गोली मारने के लिए उकसाया था। अमान ने उस दौरान कट्टे से अमान पर फायरिंग कर दी। ऋषि ने अपने दोस्त राहुल की सहायता से खून से लथपथ नाजिम को बाड़ा हिंदू राव अस्पताल पहुंचाया, जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं एसीपी सदर बाजार प्रज्ञा आनंद की देखरेख में एक एसआईटी टीम गठित की गई। टीम ने अमान को गिरफ्तार कर लिया है। अमान ने पहले भी बाड़ा हिंदू राव अस्पताल में फायरिंग की थी। जानकारी के अनुसार राजा, जिसकी उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है, वह बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। राजा आजादपुर मंडी में कमीशन पर मौसमी की बोरियां उठाता था। उसके साथ मधेपुरा निवासी संतू झा भी काम करता था। बोरी उठाने और रखने की जगह को लेकर दोनों में विवाद शुरू हुआ था। बीते शुक्रवार देर रात नशे में धुत संतू ने राजा पर फायरिंग कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राजा को बीजेआरएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको हैरान कर देगी, जहां 25 साल से फरार एक हत्या आरोपी को पुलिस ने रिक्शा चलाते हुए पकड़ लिया। दरअसल उत्तर जिला पुलिस ने 25 साल से फरार एक हत्या आरोपी को गुरुवार को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 52 वर्षीय रामू के रूप में हुई है, जो लखनऊ में नाम बदलकर रिक्शा चलाया करता था और घर का गुजारा करता था। पुलिस अब दूसरे हत्या आरोपी की तलाश में जुट गई है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि हत्या आरोपी रामू की तलाश में मृतक के बेटे ने अपना घर तक गिरवी रख दिया था। पिता की हत्या के समय वह अपने मां के पेट में पल रहा था। डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि दक्षिणी दिल्ली के ओखला में साल 1997 को कृष्णलाल नामक के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप रामू और उसके साले टिल्लू पर लगा, जो घटना के बाद से ही फरार थे। मई 1997 में न्यायालय द्वारा उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने बताया कि एटीएस में तैनात हेड कांस्टेबल मलिक ने बीते साल रामू की तलाश शुरू की थी, लेकिन दोनों आरोपी और मृतक दोस्त थे। इसीलिए पहले मृतक की पत्नी सुनीता की तलाश की गई। सुनीता को दिल्ली के तुगलकाबाद से ढूंढ लिया गया। सुनीता ने रामू के भतीजे की पत्नी के बारे में जानकारी दी, जहां जांच में पता चला कि रामू के भाई और भाभी भी सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है और बीमा की पूरी रकम भी अभी तक उन्हें नहीं मिली है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बीमा एजेंट बनकर और जानकारी जुटाई, जहां एसआई योगेंद्र, हेड कांस्टेबल और ओम प्रकाश ने बीमा एजेंट बनकर रामू के भतीजे से संपर्क किया और उनके परिजनों की सूची मांगी। इस तरह पुलिस टीम को रामू के बेटे आकाश का मोबाइल नंबर मिला। यह तकनीकी जांच में मिले तथ्यों के आधार पर दिल्ली पुलिस लखनऊ पहुंची, जहां रिक्शा चला रहे आरोपी रामू को पुलिस ने दबोच लिया। जांच में मालूम हुआ कि रामू वारदात के बाद लखनऊ में नाम बदल कर रहने लगा था। बीते सालों में उसने अपने बेटे और बेटी की शादी भी कर दी है। वही अगली खबर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को लेकर है, जहां अमानतुल्लाह खान की परेशानियां कम होती नजर नहीं आ रही। आपको बता दें कि विधायक अमानतुल्लाह खान के पास से बिना लाइसेंस वाली पिस्टल और 12 लाख रुपए कैश बरामद किया गया था। जहां इस मामले में अदालत ने बीते शनिवार को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी ने यह दावा किया था कि छापेमारी में मिले पैसे और हथियार विधायक अमानतुल्लाह खान की ओर से दिए गए थे। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विकास धूल की अदालत ने एसीबी की ओर से लोक अभियोजक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि अदालत के एक करीबी और बिजनेस पार्टनर हामिद ने स्वीकार किया है कि उनके घर से मिले 12 लाख रुपए और हथियार अमानतुल्लाह खान ने रखने के लिए दिए थे। विधायक ने उससे कहा था कि फिलहाल ये आप रख लो और मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद आपको क्या करना है। आम आदमी पार्टी के विधायक की ओर से पेश हुए वकील राहुल मेहरा ने इससे आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा नाम लिया जाएगा तो क्या ये रकम उसकी हो जाएगी। इस पर तंज कसते हुए लोक अभियोजक ने कहा कि ये लोग बहुत चालाक हैं, अपने घर में कुछ नहीं रखते। न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि देश भर में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी के बाद कई करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। कई संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, बीते शुक्रवार को 2 जगह तलाशी में
8 लाख रुपए बरामद हुए और एक पिस्तौल व जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए। पिस्तौल, कारतूस व नकदी विधायक के करीबी हामिद के यहां से बरामद की गई। हामिद ने अपने बयान में कहा कि ये सब विधायक अमनतुल्लाह खान ने उसके यहाँ रखवाया है। जांच एजेंसी का ये भी कहना है कि मिले हुए दस्तावेजों के अनुसार अमनतुल्लाह खान की तरफ से ये रकम को बिहार, तेलंगाना और उत्तराखंड भेजा जाना था। इसकी अलग अलग एंट्री मिली है। एसीबी की ओर से अदालत को बताया गया कि विधायक अमनतुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड के कुल 33 भर्तियां की थी, जिसमें 32 लोगों की नौकरियां ज्वाइन की गई। इनमें से 32 में से 22 लोग ओखला विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जबकि अन्य 5 लोग इनके रिश्तेदार, जिनमें उनके भतीजे और अन्य रिश्तेदार भी हैं। लोक अभियोजक ने बताया कि न सिर्फ वक्फ बोर्ड में भर्ती को लेकर अनियमितता बरती गई, बल्कि वक्फ फंड में विधवा महिलाओं के लिए नियोजित रकम का भी दुरुपयोग किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने अदालत को बताया कि बीते साल 2020 के दौरान अमनतुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड को मिली रकम को अपने ही खाते में ट्रांसफर करवाया था। वक्फ बोर्ड के खाते की जगह अपने निजी खाते में 80 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर की गई थी। इसी को लेकर अमनतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि लगाए जा रहे सभी आरोप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उनके मुकाबिल ने कोरोना वायरस के लोगों की मदद के लिए अपने खाते में पैसे डलवाए थे। नियुक्त को लेकर एसीबी के पास किसी भी प्रकार की कोई सबूत नहीं है। उन्होंने जांच एजेंसियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मंदिर नहीं है जहां आप प्रसाद लेकर ही जाएंगे। वहीं विधायक अमनतुल्लाह खान को अदालत ने शनिवार को 4 दिन की रिमांड पर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी को सौंप दिया है। जो कंटेंट है और जो पीरियड है, कानूनी तौर से आप सिर्फ उसके बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमें तो ऊपर से प्रेशर है और कोई भी कंप्लेन देकर चला जाता है। ये हमारे यहाँ उस कंप्लेन के ऊपर जो है डॉक्यूमेंट्स मांगना शुरू कर देते हैं। कोई कमेटी बनाई थी आपने, क्या बनाया था? रिलीफ मैंने नहीं देखिए, ये कहते हैं रिक्रूटमेंट जो हुआ था उसमें मेरे ऊपर इन्होंने एफआईआर की। मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ भर्ती किया था 2016 में। सीबीआई ने वही कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ भर्ती किया, उसको निकाल भी दिया, फिर भी एफआईआर दर्ज कर ली। और वो मैंने नॉर्म्स के हिसाब से किया, उसमें बाकायदा इंटरव्यू भी लिए, अखबारों के अंदर ऐड निकाला, और वो कॉन्ट्रैक्ट पर थे। मैंने किसी को परमानेंट नहीं किया। और जो ये कहते हैं कि सेक्शन 24 का उल्लंघन हुआ, तो सेक्शन 24 कंसल्टेशन है गवर्नमेंट के लिए, वो मैंने किया, लेकिन वो कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए नहीं है, परमानेंट स्टाफ के लिए है। और कॉन्ट्रेक्चुअल पर आज भी वो लोग काम कर रहे हैं। और दिल्ली सरकार की जब 2016 में जब बोर्ड इन्होंने खत्म किया था 2017 में, तो एक कमेटी बनाई थी जिसको चीफ सेक्रेटरी हेड कर रहे थे। उसने खुद माना कि 125 लोगों की दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर जरूरत है। फाइल वो आज तक इन्होंने अप्रूव नहीं की है। अप्रूवल पे या तो भाई सैंक्शन आप 125 लोगों की सैंक्शन आप दे दो, हम भर्ती कर लेंगे, लेकिन जब तक आप सैंक्शन नहीं दोगे तब तक कॉन्ट्रैक्ट के लोगों से तो हम भर्ती करेंगे। वहीं इसी गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला बोला। आप संयोजक केजरीवाल ने ट्वीट किया कि आप विधायक को बिना सबूत गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, इसके खिलाफ अदालत में कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। फिर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा डलवाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब अमनतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे भी कई विधायकों की गिरफ्तारी करेंगे। लगता है कि उन्हें गुजरात में बहुत परेशानी होने वाली है। गाजियाबाद में एक बार फिर हनी ट्रैप का ग्रुप सामने आया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि ब्यूटी पार्लर की आड़ में कुछ लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठ लेने वाले गिरोह का दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस ग्रुप की 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया है, जबकि ब्यूटी पार्लर की संचालिका और अन्य एक युवक वहां से फरार है। पुलिस टीम फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस ने गिरफ्तार लड़कियों के पास से 4 पारदर्शी डब्बे, 3 मोबाइल फोन, 3 वेब कैमरे, 2 आधार कार्ड और चेक बुक समेत पैन कार्ड, लैपटॉप और राउटर भी बरामद किया है। एसीपी प्रथम निपुण अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली से सटे विजयनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर में मौजूद युवती लोगों को फंसाकर उनसे मोटी रकम ऐंठती हैं। छापेमारी के बाद ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली 3 युवतियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि सरगना युवक और ब्यूटी पार्लर की संचालिका वहां से फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि पकड़ी गई युवती वीडियो कॉल करके लोगों को अपने जाल में फंसाती थी और इसके बाद उनसे सौदेबाजी करके एक मोटी रकम ऐंठा करती थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में करीब 1.5 साल पहले हुई एक खौफनाक घटना, जिसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। हर प्रेमी जोड़ी के जहन में मौत का एक खौफ पैदा हो गया। जिस प्रेमी जोड़े की चर्चा 3 साल से पूरे इलाके में थी, उसका एक पल में अंत हो गया। बात 24 जुलाई 2021 की कर रहे हैं। इस दिन जिले के गोला इलाके में गोपालपुर चौराहे पर दिन दहाड़े ग्राम पंचायत अधिकारी अनीस की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। घटना उस वक्त की है जब वह अपने चाचा के साथ 4 पहिए वाहन से ड्यूटी जाने के लिए निकले थे।
अनीस की हत्या के बाद पूरे जिले में हंगामा मच गया। हर तरफ युवाओं का धरना प्रदर्शन होने लगा। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आने लगी। अनीस की हत्या के बाद उनकी पत्नी दीप्ति मिश्रा के आरोप के आधार पर उनके मायके वालों को आरोपित बनाया गया था। उनोली गांव के निवासी अनीस चौधरी उर्फ पिंटू रउवा ब्लॉक में ग्राम पंचायत अधिकारी थे, जबकि गहगा क्षेत्र के देवकली में रहने वाली दीप्ति मिश्रा घटना के समय गोला में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर कार्यरत थी। दोनों ने 5 जून 2021 को प्रेम विवाह किया था। दूसरी जाति की लड़की से विवाह करने के बाद से ही अनीस की हत्या की नींव पड़ गई थी, क्योंकि दीप्ति का परिवार शुरू से ही इन दोनों के प्यार के खिलाफ था। अनीस और दीप्ति के प्रेम कहानी की शुरुआत घटना के 3 साल पहले नौकरी मिलने के बाद ट्रेनिंग के दौरान हुई थी, तो विरोध करते हुए इनका मिलना जुलना बंद करा दिया। इस बीच मौका पाकर दीप्ति ने घर वालों को चकमा देकर अनीस के साथ फरार हो गई, जिसके बाद दीप्ति के पिता ने अनीस व उसके घर वालों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करवा दिया। इस मामले में दीप्ति और अनीस ने एसएसपी और डीजीपी को संबोधित करते हुए एक वीडियो वायरल किया। दीप्ति ने अनीस व उसके परिवार पर लगा रहे आरोपों को गलत बताया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने अपहरण के केस में हिरासत में लिए गए अनीस के परिवार वालों को छोड़ दिया। इसके बाद से ही दीप्ति के परिवार वाले उनके जान के दुश्मन बन गए। दीप्ति और अनीस ने सामाजिक तौर पर जून 2021 में धूमधाम से शादी की थी, जिसमें दीप्ति व अनीस के सभी परिवार व रिश्तेदार भी शामिल हुए थे। दोनों ने इंटरनेट मीडिया पर शादी की तस्वीरें भी शेयर की थी। तब सभी को लगा कि अब परिवार वाले खुश हैं, लेकिन शादी के बाद से ही दीप्ति से नाराज घर वालों ने अनीस की हत्या का जाल बिछाना शुरू कर दिया। मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया गया है। अभी के लिए फिलहाल आप इजाजत दीजिए। देखते रहिए क्राइम वॉर, जुर्म के खिलाफ वॉर।